पृथ्वीपुर एक शांत और समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा सुलोचन अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध थे। पड़ोसी राजा उनकी बात मानते थे, जिससे युद्ध टल जाते थे। उनकी रानी चंपावती सौम्य स्वभाव की थी और उनकी 5 साल की बेटी रूपाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, परंतु पुत्र न होने के कारण रानी अक्सर उदास रहती थी। एक दिन राज दरबार में 2 साहूकार ठगी की शिकायत लेकर आए और राजा से बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी बात सुन लीजिए। महाराज, बहुत बड़ी समस्या में है। बात यह है कि हम ठगी का शिकार हो गए। महाराज, हमारा सब कुछ लुट गया। अब हमारे हाथ खाली, हमारे पास कुछ नहीं बचा। महाराज, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सेठ जी, बस बस बस, पहले शांत हो जाइए। घबराने से क्या होगा, जरा आराम से बताइए कि क्या हुआ है। महाराज, कल दोपहर की बात है। मैं अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया जिसका पहनावा किसी अमीर व्यापारी जैसा था। उसने मुझसे हीरे जवाहरात दिखाने को कहा। अब मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ा सौदा हो जाएगा, बड़ा व्यापारी दिख रहा है, तो मैंने अपने सबसे कीमती सोने के गहने, हार, कंगन, अंगूठियां, न जाने क्या क्या उसको दिखा दिया। और उसने ऐसी चाल चली कि मेरी आंखों के सामने ही असली गहनों को नकली से बदल दिया और चुपचाप निकल गया। महाराज, क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ? आप तो व्यापार में पुराने खिलाड़ी हैं, फिर ऐसी गड़बड़ आपसे कैसे हो गई? महाराज, अब मैं आपसे क्या कहूं, उसकी चालाकी मेरे बस की नहीं थी। वो पहले से तैयारी करके आया था। नकली गहने बिल्कुल असली जैसे थे, वजन, चमक, सब कुछ बिल्कुल असली था। मैं तो बस देखता रह गया, दंग रह गया, और जब तक कुछ समझ पाता वो भीड़ में गायब हो चुका था। मेरी सालों की कमाई एक झटके में चली गई। महाराज, मेरे पास क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा महाराज, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप दूसरे सेठ जी, आपकी क्या कहानी है? आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ तो उससे भी अजीब वाकया हुआ। उसी ठग ने मेरे पास वही सोना चांदी बेचा जो पहले सेठ से लूटा था। उसने कहा कि वो दूर के राज्य से व्यापार करके आया है। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया महाराज, और उसका माल खरीद लिया। पर जब मैंने गहनों की बारीकी से जांच की तो पता चला कि आधे से ज्यादा तो नकली है। महाराज, उसने मुझे खुली आंखों से ठग लिया है महाराज। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? एक बात बताइए, आप लोग सोना चांदी लेते वक्त जांच वांच नहीं करते हैं क्या? फिर ये सब कुछ धोखा कैसे हो गया है? आप तो मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने व्यापार के। महाराज, मैंने जांच की थी, लेकिन माल इतना ज्यादा था कि हर एक माल को जांचना मुश्किल था। अब इत्तेफाक से मैंने जो माल उठाया वो असली निकला, और उसने असली के बीच में नकली भी भर दिए। अब मेरी लापरवाही की कीमत मुझे भारी पड़ी। अब मेरे पास कर्ज चुकाने तक को पैसे नहीं बचे हैं महाराज। अरे बस 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 बस, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपकी मेहनत यूं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अभी मंत्री को कहता हूं कि शाही खजाने से आपको 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, ताकि आप लोग फिर से व्यापार शुरू कर सकें। ठीक है? मंत्री जी सुनिए, आप ये काम कर दीजिए। और हाँ, एक बात, ये ठग जो हमारे नगर में खुलेआम घूम रहा है, आप उसे ढूंढ निकालिए। इतना शातिर आदमी यहाँ आतंक मचाए है, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। उसे मेरे सामने लाइए, हम उसकी शक्ल देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो है कौन। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी उसकी तलाश शुरू करता हूँ। वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा, आप चिंता मत करिए। हर गली, हर गांव, हर कोना छान मारूंगा, लेकिन उसे आपके सामने जरूर लाऊंगा। दरबार की सुनवाई खत्म हुई और राजा अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। उधर मंत्री ने तुरंत अपना भेष बदला। उसने साधारण ग्रामीण जैसे कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और ठग की तलाश में निकल पड़ा।
महारानी, आप यहाँ अकेले क्या सोच रही हैं? आपका चेहरा आज फिर उदास क्यों है? महाराज, आप तो मेरी मन की बात जानते हैं। पुत्र ना होने का दुख मुझे हर पल सताता है। रूपाली से मुझे बहुत प्यार है, वो मेरी जान है, पर मन में एक खालीपन सा रहता है। क्या मैं कभी माँ बनने का पूरा सुख पा सकूंगी? क्या बात है चंपावती, आप एक राजा की पत्नी हैं। आपकी उदासी मुझे चुभती है। यह नगर हमारा पुत्र है, हर प्रजा का सुख दुख हमारा है। रूपाली हमारी बेटी है और प्रजा हमारा बेटा है। इस कमी को दिल से निकाल दीजिए, ठीक है महारानी? आपकी बात सही है महाराज। मैंने शायद बहुत सोच लिया। प्रजा को ही अपना बेटा मानूंगी, आगे से उदास नहीं होंगी, ये वचन देती हूँ। यही तो आपकी ताकत है महारानी। अब चलिए मुस्कुराइए। ये चांद भी आपकी मुस्कान का इंतजार कर रहा है। अरे मुस्कुराइए मुस्कुराइए। हाँ। ये ठग कोई आम शख्स नहीं, बड़ा शातिर है। जब साहूकारों को उसने चकमा दे दिया, जो कि अपने व्यापार में माहिर है, तो फिर मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। इसे पकड़ने के लिए चालाकी से चाल चलनी पड़ेगी। ये सीधे तो हाथ बिल्कुल नहीं आएगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि वो खुद मेरे जाल में फंस जाए तो मजा आ जाए। अब चलते चलते मेरा गला भी सूख रहा है। ऐसा करता हूँ कि किसी के घर जाकर पानी पी लूं और साथ में ठग का कुछ पता भी कर लूं। मंत्री गांव की संकरी गलियों में घूम रहा था। उसने एक ग्रामीण को देखा जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। भाई साहब, मेरा नाम चरण सिंह है। मैं किसी की तलाश में आपके गांव से गुजर रहा था कि मुझे जोरों की प्यास लग गई। क्या थोड़ा मुझे पानी मिल सकता है क्या? गला सूख रहा है। हाँ, क्यों नहीं। आप जरा ठहरिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रुकिए रुकिए। फिर वो आदमी झोपड़ी के अंदर गया और पानी लेकर आया। पानी पीने के बाद मंत्री ने उससे बात शुरू करने के लिए अपने जेब से 2 सोने के अशर्फियां निकाली। भाई साहब, ये 2 अशर्फियां ले लो। मुझे एक खास जानकारी चाहिए। इस इलाके के सबसे बड़े ठग के बारे में बताओ। राजा उसे दरबार में सम्मान देना चाहते हैं। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे गांव में जनेश रहता है। यहाँ का सबसे शातिर ठग है। खानदानी चालाक है, चालाक। उसने अभी 2 साहूकारों को लूटा है। लोग कहते हैं कि उसकी चालाकी से कोई नहीं बचता। ओह, तो ऐसी बात है। अगर ऐसा है तो ठीक है। ये बताओ कि उसका घर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में है। पर सावधान रहिएगा, वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। उसकी आंखें हर चाल पकड़ लेती हैं। बड़ा चालाक आदमी है वो। मंत्री जनेश की झोपड़ी की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा कि सीधे झूठ से जनेश नहीं फंसेगा। उसे एक नई तरकीब सूझी। वो झोपड़ी के बाहर रुका। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय झिंगुरों की आवाज के। जनेश भाई, अरे कोई घर पर है क्या? जरा बाहर आओ। जनेश भाई। हाँ, मैं जनेश हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहिए? मेरा नाम फोगट मल है, पास के राज्य से हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, बात बाहर नहीं हो सकती है, अंदर चलें क्या? हाँ, अब बोलो, क्या काम है? सीधे सीधे बताओ। दरअसल बात यह है कि मैं भी एक ठग हूं जनेश भाई। आपकी ही तरह। अब दरअसल बात यह है कि
मेरे राज्य से मुझे देश निकाला मिला है। तुम्हारे किस्से सुने, 2 साहूकारों को कैसे बेवकूफ बनाया, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो सोचा तुमसे मिलूं, पर लगता है मुझे कि तुम डरपोक हो। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, मैं और डरपोक। वैसे एक बात तुमने गलत नहीं कही, मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा ठग हूं। मेरी चालाकी से साहूकार कंगाल हुए और राजा को भनक तक नहीं पड़ी। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? तुम आए क्यों हो मेरे पास? अब देखो, रोज रोज की छोटी ठगी छोड़ो, एक बार में इतना बड़ा हाथ मारें कि जिंदगी भर बैठ कर खाएं। हाँ, राजमहल में नौकरी करनी होगी। मेरे लोग वहां पहले से हैं और कुछ दिन बाद सारा खजाना लेकर भाग चलेंगे। क्या कहते हो? अरे वाह 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 वाह, ये तो गजब की बात है, और यही बात तो मेरे मन की थी। बहुत दिनों से मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था कि बड़ा हाथ मारा जाए। चलो फिर देर किस बात की है, अभी चलते हैं महल की ओर। मंत्री जनेश को लेकर महल पहुंचा। वहां पहुंचते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। जनेश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सैनिकों, इसे बांधो। ये जनेश है, नगर का सबसे बड़ा ठग। महाराज, आपकी आज्ञा पूरी हुई। ये रहा वो ठग जिसने साहूकार को ठगा। अब जो मर्जी आप कीजिए, इसे सजा सुनाइए। धूर्त, तूने मेरे नगर में ठगी की हिम्मत की? यहाँ चोरों और बदमाशों की कोई जगह नहीं है। बोल, अपने बचाव में क्या कहना चाहता है? महाराज मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ। लूटा हुआ सारा माल लौटा दूंगा और आज से कोई ठगी नहीं करूंगा। ठगी मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगा। मेरी आंखें खुल गई महाराज। मुझे बस एक मौका दे दीजिए महाराज, बस एक मौका। अच्छा है कि तुझे पछतावा है, पर गलती की सजा तो मिलेगी। सजा के तौर पर तुझे देश निकाला दिया जाता है। तेरी सारी संपत्ति भी जब्त होगी। अगर यहाँ दोबारा दिखा तो मृत्यु दंड पाएगा। समझ गया? अब निकल यहाँ से, जा। हाँ, महाराज आपकी कृपा है। मैं अभी राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा है महाराज। महाराज, क्या ये सजा काफी है? मुझे नहीं लगता कि ये ठग अपनी हरकतें छोड़ेगा। मेरे ख्याल से इसे कारागार में डालना चाहिए था। ये भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। अरे मंत्री जी, चिंता ना करें। इसकी हिम्मत नहीं कि ये मेरे खिलाफ कुछ करे। मेरा राज्य मेरी नजर में है, निश्चिंत रहिए, है ना? जनेश ने सिर झुकाकर दरबार छोड़ दिया। रास्ते में चलते हुए वो अपने आप से कह रहा था, हाँ, ये अपमान मैं भूल नहीं सकता। राजा को तो मैं उसकी औकात दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने साल ही क्यों न लगे। हाँ। चलते चलते वो राज्य की सीमा पार कर एक जंगल में जा पहुंचा। वहां साधुओं का एक आश्रम था, जहां उसने शरण ली। बाहर से वो साधु बन गया, पर मन में राजा से बदले की आग धधक रही थी। कई साल बीत गए। इधर राजा की जिंदगी में खुशियां बढ़ी। रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। रूपाली अब जवान हो चुकी थी। एक दिन राजा अपनी बेटी को उसके नाना से मिलवाकर लौट रहा था। रास्ते में उसी जंगल से गुजरा जहां जनेश साधु बनकर रहता था। राजा ने आश्रम देखा और आशीर्वाद लेने के लिए रुक गया। जनेश ने राजकुमारी को देखा और उस पर नीति खराब कर बैठा। उसने मन में ठान लिया कि वो राजा से बदला लेगा। हाँ, ये वही राजा है जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे बदले का समय आ गया है। लगता है ये राजकुमारी ही मेरे बदले की चाबी होगी। इसके लिए मुझे कुछ न कुछ तो उपाय सोचना होगा। हाँ। महाराज, हमारी रूपाली अब बड़ी हो गई है। उसकी शादी का समय आ गया है। आपके इतने मित्र राजा है, कोई योग्य राजकुमार ढूंढिए। हाँ।
बिल्कुल सही कहती हो चंपावती। हम उसे बच्ची ही समझते रहे और देखिए वो कितनी बड़ी हो गई है। अब वो जवान कन्या है। हम उसकी कुंडली किसी विद्वान पंडित से दिखवाएंगे ताकि उसका भविष्य सुखी हो। ये शुभ कार्य जल्दी कीजिए महाराज। एक माँ का मन उसकी चिंता में डूबा है। मुझे उसका सुखी जीवन देखना है। ओहो, चिंता ना करो रानी, मैं जल्द ही इसकी व्यवस्था करूंगा। हमारी बेटी का भविष्य उज्जवल होगा, निश्चिंत रहो। महाराज, क्या आपको लगता है कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार रुद्रदेव इसके लिए ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि वो बहुत गुणी और शांत स्वभाव का है। हाँ, रुद्रदेव का नाम तो मैंने भी सुना है, पर मुझे उसके पिता से कुछ पुराने बातों पर मतभेद रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम इस पर विचार करेंगे। शायद यह रिश्ता दोनों राज्यों के बीच में मेल ले आए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर कुंडली में कोई दोष निकला तो क्या पंडित जी कोई उपाय भी बताएंगे? मैं चाहती हूँ कि सब कुछ शुभ हो। बिल्कुल चंपावती, बिल्कुल। मैं पंडित विश्वनाथ को बुलाऊंगा। वो इस विद्या में पारंगत हैं। अगर कोई उपाय करना पड़ा तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। भाई रूपाली हमारी आंखों का तारा है, उसका हर सुख हमारी प्राथमिकता है। इधर जनेश ने साधु का भेष बनाया और महल की ओर चल पड़ा। उसका इरादा राजकुमारी को हथियाना और राजा को बर्बाद करना था। वो दरबार में पहुंचा, जहां उसकी तेजस्वी साधु वाली छवि ने सबको प्रभावित किया। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे? मैं एक संत हूँ महाराज, जंगल में रहता हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। आपकी बेटी का भविष्य देखने आया हूँ, बुलाइए। राजा ने दासी को भेजकर रूपाली को बुलाया। राजकुमारी दरबार में आई। जनेश ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हाँ महाराज, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। ये राजकुमारी आपके लिए विपत्ति है। 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी, इसके 7 दिन बाद रानी की, और फिर आपके दोनों बेटों की। आपके कुल का नाश हो जाएगा महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? अब भला मेरी बेटी विपत्ति कैसे हो सकती है? ये क्या बात हुई? संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। इसके जन्म से आपको पुत्र देर से मिले या नहीं मिले, ये आपके नाश का कारण बनेगी। ये सच है कि इसके आने से आपकी संतान में देरी हुई, बताइए, है ना? पिताजी, ये ढोंगी है, इसकी बातों में मत आइए। मेरा भविष्य कोई और संत देखे, इसकी नजर में कुछ गलत है। अरे चुप रहो रूपाली, महात्मा सच कहते हैं। अब आप ही कुछ बताइए महात्मा जी, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? चिंता ना करें राजन, इसका भी हल है। यह विपत्ति तभी मिट सकती है जब आप इसे एक संदूक में बंद कर नदी में बहा दें। यह दूसरे राज्य में जाएगी और विपत्ति वहां चली जाएगी। देर किस बात की है? आज ही ये शुभ कार्य कर डालिए, ज्यादा देर मत कीजिए। महात्मा के वचन कभी झूठे नहीं होते। अब मैं चलता हूं। अलख निरंजन, ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो। जनेश वहां से निकल गया। राजा अंधविश्वास में डूब गए। उन्होंने रानी से सलाह की और दोनों ने तय किया कि बेटी को बहाना ही एकमात्र रास्ता है। पिताजी, माँ, मुझे मत बहाइए। मैं आपकी बेटी हूँ। ये ढोंगी झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनिए माँ, पिताजी। रूपाली, ये हमारे लिए मुश्किल है, पर महात्मा ने जो कहा वो सच होगा। ये हमारे कुल की भलाई के लिए है। बस चुप रहो, मतलब चुप रहो। ये फैसला हो चुका है। सैनिक, इसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दो। ले जाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को एक बड़े लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और संदूक को नदी में बहा दिया। राजा ने एक जासूस को पीछे लगाया कि वो देखे संदूक कहाँ जाता है।
इधर जनेश नदी किनारे छिपकर इंतजार कर रहा था। संदूक नदी की तेज धारा में बहता जा रहा था। तभी एक अन्य राज्य का राजा जो शिकार से लौट रहा था नदी किनारे रुका। उसकी नजर संदूक पर पड़ी। सैनिकों, वहां देखो, एक संदूक बह के आ रहा है। इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। हमें देखना है कि आखिरकार इसमें क्या है। लेकर आओ। सैनिकों ने संदूक खोला और राजकुमारी बाहर निकली। अरे तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे हो? मैं पृथ्वीपुर की राजकुमारी हूँ। मेरे माता पिता अनविश्वासी है। एक ढोंगी साधु ने कहा कि मैं बिपती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बहा दिया। आपने मेरे प्राण बचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कहानी तो बेहद दुखद है। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि नदी के किनारे मिली एक कन्या मेरी रानी बनेगी। राजन, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका हर आदेश मानूंगी, पर उस ढोंगी को सजा मिलनी चाहिए जिसने मेरे साथ ऐसा किया। अवश्य अवश्य अवश्य। मैंने एक भालू को पकड़ा है। उसे हम संदूक में बहाएंगे। मुझे लगता है कि वो साधु इसे खोलेगा और उसकी सजा पूरी होगी। ठीक है, चलो। नए राजा ने भालू को संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। जनेश ने उसे खोला और भालू ने उसे नोच डाला। जासूस ने यह सब देखा और राजा सुलोचन को बताया। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। वो साधु एक ढोंगी था। उसने राजकुमारी को हथियाना चाहा। आपने उसे बहा दिया, यानी कि राजकुमारी को बहा दिया, पर हमारे राज्य के राजा ने उसे बचा लिया और हमारे राज्य द्वारा डाला गया भालू जो कि उस संदूक में बहा दिया गया, उसने ढोंगी को मार डाला। क्या? ओहो, लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे, हमने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया। हाँ, मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ। फिर राजा रूपाली के पास गए और माफी मांगे। रूपाली ने उन्हें माफ कर दिया और अंततः उन्हें शांति मिली।